हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू जेएमएस क्लासेज। दोस्तों, प्राचीन इतिहास का वीडियो कुछ दिन पहले मैं 8 वीडियो 9 वीडियो लोड कर चुका हूं और फिर से दोबारा मौका मिला मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ये किस तरह से इतिहास के उत्पन्न हुआ, पाषाण काल, जो मतलब कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। और आज जो टॉपिक है महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मिश्रित क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें 16 महाजनपदों का पता चलता है। और ये 16 महाजनपदों का जो ये पता है, ये अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। 16 महाजनपदों का जो उदय है ये अंगुत्तर निकाय से पता चलता है, जो एक प्रकार का ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ये अंगुत्तर निकाय। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बात क्या है कि जैन ग्रंथ में महाजनपदों का उदय किससे पता चलेगा? तो भगवती सूत्र से पता चलता है, ये जो जैन ग्रंथ है। तो ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपदों का उदय हुआ उसका पता अंगुत्तर निकाय से चलता है, जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, और भगवती सूत्र से पता चलता है, जो जैन ग्रंथ से संबंधित है। महाजनपदों की कुल संख्या 16 होती है। तो दोस्तों ध्यान दिए, महाजनपद 16 महाजनपदों में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट महाजनपद पढ़ेंगे, जो यहाँ पर देखेंगे। कुछ महाजनपद जैसे मत्स्य, 16 महाजनपदों में जो महत्वपूर्ण, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, उनमें 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, जिनका नाम है मगध, दूसरा होगा वत्स, तीसरा गंधार, मगध हुआ, वत्स हुआ, गंधार हुआ और चौथा वजी। ये जो 4 इंपॉर्टेंट थे 16 महाजनपदों में, ये 4 जो इंपॉर्टेंट है, जो ये महाजनपद है, ये सबसे शक्तिशाली जनपद थे। और जो मगध सबसे फेमस था, जिसकी राजधानी मगध की राजधानी था राजगृह या गिरिब्रिज। मगध की राजधानी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी पहले राजगृह थी और इसी को बोलते हैं गिरिब्रिज। और जो कालांतर में फिर इसके बाद ये राजधानी पाटलिपुत्र हुई। तो एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? तो राजगृह या गिरिब्रिज, और कालांतर में राजधानी कहाँ बनी? पाटलिपुत्र। और ये महाजनपद में सबसे फेमस महाजनपद कौन था? मगध है। दूसरा वत्स की जो राजधानी थी वह है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और देखिए गंधार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंधार राजधानी जो भारत पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ, तो ये गंधार जो है अब भारत में नहीं रहा, पाकिस्तान में है। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये चाणक्य। और इनकी पत्नी का नाम था यशोमती नाम था चाणक्य के पत्नी का नाम यशोमती था। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ। वजी, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो वजी जितने भी 16 महाजनपद थे, उस 16 महाजनपदों में वजी और एक और नाम आता है मल। वजी और मल, ठीक है, हम इसको बाद बताएंगे, पहले सुनिए। वजी है, ध्यान दीजिएगा, इसका राजधानी था, वजी की राजधानी है वैशाली है। तो 16 जनपदों में ये 4 जो ऐसे मतलब जनपद हैं जो बहुत शक्तिशाली थे उस समय। मगध हुआ, वत्स हुआ, गंधार हुआ, वजी हुआ। तो मगध का राजधानी क्या था? राजगृह या गिरिब्रिज। कालांतर राजधानी पाटलिपुत्र बनी। वत्स का कौशाम्बी हुआ, गंधार का तक्षशिला हुआ और वजी का हुआ वैशाली।
तो दोस्तों ध्यान दिए, ये महाजनपद है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हम लोग को पढ़ना है। और अगर दो जनपद, ध्यान दिए, दो महाजनपद ऐसे हैं जिनका नाम लिख रहे हैं, पहला वजी और दूसरा है मल। ये दोनों ध्यान दीजिए, ये ऐसा मतलब महाजनपद है, जितने भी 16 महाजनपद थे उनमें 14 महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्र था, जिनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मात्र 2 वजी और मल, ये 2 ऐसे महाजनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ध्यान दीजिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजतंत्रात्मक का मतलब हुआ कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें एक ही वंश के शासकों का शासन चलता रहे। गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब ये होता है कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें क्रमबद्ध परिवर्तन होता रहे शासन व्यवस्था में राजगद्दी पर। तो ध्यान ये वजी और मल ये 2 ऐसे मतलब महाजनपद हैं जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बाकी महाजनपद जो थे उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वजी की राजधानी है वैशाली और मल की राजधानी है कुशीनगर। कहाँ है? कुशीनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो हम लोग पढ़े वजी और मल जो कैसा है, ये इसमें गणतांत्रिक व्यवस्था है। और जितने भी 16 महाजनपद हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी 16 महाजनपद हैं उस 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत की एक महाजनपद है जिसका नाम है असमक, जिसकी राजधानी पोटली है। मात्र एक ऐसा जनपद, यही एक ऐसा जनपद है जो गोदावरी नदी किनारे स्थित है, इसका नाम है असमक, जो पोटली नदी के किनारे, जिसकी राजधानी पोटली है और जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, और कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद जैसे अवंती भी महत्वपूर्ण उस समय महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और उज्जैन में किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हुआ महाजनपदों से। तो आपका पहला क्वेश्चन यही था कि महाजनपदों का उदय, तो मैंने महाजनपदों के बारे में पूरा बताया कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ और ये कहां से पता चलता है, कितनी संख्या होती है, महत्वपूर्ण कौन कौन शक्तिशाली महाजनपद थे, कौन ऐसे जनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और कौन ऐसे महाजनपद थे जिसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कौन ऐसे महाजनपद था जो मात्र एक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। अभी तुरंत क्वेश्चन में यहाँ पर हम डिस्कस किया हम लोग कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगीर या गिरिब्रिज। और इसे प्रांतीय राजधानी कहाँ बना? पाटलिपुत्र। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, जिसमें हर्यक वंश और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, बहुत ये कुछ सातों वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मगध, दूसरा क्वेश्चन, मगध की प्राचीन राजधानी क्या है? तो मगध की प्राचीन राजधानी आपका गिरिब्रिज या राजगिरी हुई। अगला क्वेश्चन, वजी तथा वैशाली में। अभी ध्यान दिया, हम लोग डील किए वजी तथा वैशाली में। जो वजी और वैशाली एक ऐसा 2 महाजनपद है जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वजी की राजधानी वैशाली और यहाँ वैशाली नहीं, मल होगा, ध्यान दीजिएगा। वजी की राजधानी वैशाली और मल का राजधानी क्या होगा? कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य में श्रेणी किसको बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आगे क्वेश्चन है, जब हम लोग पढ़ेंगे ये मगध राज्य का उत्कर्ष, तो हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश जिसको बोलते हैं पितृहत्री वंश भी बोलते हैं। ये ऐसा वंश था जिसमें जो पुत्र थे अपने पिता को मानकर अपने राजगद्दी पर बैठते थे, इसलिए इसको पितृहत्री वंश कहा जाता था। और ये जो हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश का संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। इसी को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी इसी को कहा जाता था। क्वेश्चन है, जैन साहित्य में श्रेणी किसको कहा जाता था? जैन साहित्य में जो श्रेणी है वो बिंबिसार को कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ध्यान दिए दोस्तों, ये नालंदा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया। किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया। और गुप्त से याद हो, ध्यान से, गुप्त से ये गुप्त वंश के ये शासक था गुप्त वंश का, और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान दिए, चंद्रगुप्त द्वितीय। और जिसके राज दरबार में फाहियान नाम एक चीनी यात्री आया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब ध्यान दिए, कुमार गुप्त ये नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था।
ये जो गुप्त वंश के शासक था, गुप्त वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त हुआ, जैसे समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाने के लिए जाना जाता है। ये सिक्कों पर वीणा बजाते थे और इन्हीं को पराक्रमंक की उपाधि दी गई थी। किसको? समुद्रगुप्त को। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त वंश के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये फाहियान जो था ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, विपाशा क्या है? ध्यान से, नदी है। विपाशा एक नदी है, प्राचीन नदी है जिसका नाम बदला गया था, जिसका नाम उसका व्यास है, व्यास। इसी का ध्यान से, व्यास नदी का ही प्राचीन नाम है विपाशा। व्यास नदी का ही प्राचीन नाम है विपाशा। विपाशा जो है ये प्राचीन नदी है, इसका नाम क्या है? व्यास। कुछ इंपोर्टेंट समझिए, ध्यान सुनिएगा। ये व्यास नदी है जिसको सिकंदर ने भारत में, सिकंदर जो सेना थे भारत में जब आए थे तो इसी व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिए थे। 325 ईसा पूर्व में ये सिकंदर हमारा भारत से इसी व्यास नदी को पार करने में असमर्थ रहा, जो लौट गया था। आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर। अब ध्यान दीजिए, कुछ अगर नदी की बात करें तो कुछ नदी की बात करेंगे, जैसे सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सतुद्री जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम होगा, सतलज। और ये जो परुसड़ी है, परुसड़ी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो परुसड़ी जो है रावी नदी के प्राचीन नाम होगा, जिस पर दसरा के युद्ध का वर्णन मिलता है। दसरा के युद्ध का वर्णन जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जो दस राजाओं और सुदास के बीच हुई थी इसी नदी पर, परुसड़ी जो रावी नदी का प्राचीन नाम है। और सदानीरा, जैसे सदानीरा जो है ये भी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सदानीरा जो है गंडक नदी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम और उनके प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक समाज हम लोग पढ़े थे। वैदिक समाज को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला था ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक, जिसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व हुआ। इसमें लोहा की प्राप्ति किसमें हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और जो ऋग्वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब जो इनका समाज था उसमें पिता का महत्व ज्यादा था और उनका जो मुखिया होता था उनका पिता ही होता था। तो ये ऋग्वैदिक समाज क्या था? ये पितृसत्तात्मक था। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्राह्मण, यहाँ लिखे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ध्यान दीजिए, ये जो है ये चार वर्णयुक्त पुरुष हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये जो चार वर्ण है, ये ध्यान दीजिए, ये चार वर्णयुक्त ये पुरुष हैं, जिनकी उत्पत्ति ध्यान दीजिए कहां से होता है? ब्रह्मा के। जो ब्राह्मण है ये कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से उत्पन्न हुआ है ब्राह्मण। और ये जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय को कहा जाता है कि जो क्षत्रिय है ये ब्राह्मण के भुजा से उत्पन्न हुआ है। और ये जो वैश्य है ये कहा जाता है कि वैश्य जो है ये ब्राह्मण के जांघ से उत्पन्न हुआ है। और शूद्र जो है ये ब्राह्मण के चरण से उत्पन्न हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि जो चार वर्णयुक्त पुरुषों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णयुक्त पुरुषों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख किया गया है, जिसकी तीसरे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णयुक्त पुरुषों का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसरा के युद्ध का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोम देवता को उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई कुल है। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई कुल है। तो दोस्तों हम लोग आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानेंगे। तो आर्य समाज की जो सबसे छोटी इकाई होता है उसको बोलते हैं कुल। और इसका मुखिया, मतलब प्रधान होता है उसको बोलते हैं मुखिया बोलते थे। तो ध्यान दीजिए, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई पूछा, हम लोग आर्य समाज की सारी इकाइयां पढ़ लेंगे। देखिए क्रम हुआ, आर्य समाज की
ये जो प्रशासनिक इकाई थी इसका क्रम पहला सबसे छोटा होता है कुल, उसके बाद होता था ग्राम, उसके बाद होता था विस, उसके बाद होता था जन, तब ध्यान से सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई होता था राष्ट्र होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी पूछेगा कुल और सबसे बड़ी पूछेगा तो राष्ट्र होगा। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई पूछा है तो कुल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद को गाने, ध्यान दीजिए जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले या यजुर्वेद को जो गाने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्धवायु, उसको बोलते हैं अर्धवायु। यजुर्वेद के गाने वाले को अर्धवायु बोलते हैं। तो हम लोग ऋग्वेद के गाने वाले भी पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद को गाने वाले को पढ़ते हैं, ऋग्वेद को गाने वाले को पढ़ते हैं होत्री, क्या पढ़ते हैं होत्री। और उस तरह हम सामवेद के गाने वाले को क्या पढ़ते हैं, तो सामवेद गाने वाले पढ़ते हैं उद्गाता, उद्गाता। और अर्थवेद के गाने वाले को पढ़ते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं। तो ऋग्वेद के यजुर्वेद के गाने वालों को क्या पढ़ते हैं अर्धवायु, ऋग्वेद को होत्री, सामवेद को उद्गाता और अर्थवेद को ब्रह्मा। याद रखिएगा। स्त्रियों को अर्धांगिनी, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्त्रियों को जो अर्धांगिनी है वह इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। स्त्रियों का अर्धांगिनी कहा गया, ये किसका उल्लेख कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। ये ध्यान दीजिए, वेद के बाद ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास का स्रोत जो है वो शतपथ ब्राह्मण से ही पता चलता है। पहले ऋग्वेद, अगर उसके बाद पूछेगा एग्जाम में तो कौन, शतपथ ब्राह्मण। और ध्यान शतपथ ब्राह्मण से ही स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। मृत्यु, ध्यान से मृत्यु का भी उल्लेख कहाँ किया गया है, तो मृत्यु का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्यमेव जयते, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते इसका अर्थ हुआ सत्य की हमेशा जीत होती है। ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है, 108 होती है, याद रखिएगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बात किया जाए जैन साहित्य के बारे में, तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ध्यान दें ऋषभ देव, और इनका प्रतीक चिन्ह था वह था सांड, प्रथम। दूसरा अगर बात की, दूसरा याद कर लीजिए थे अजितनाथ, दूसरा थे अजितनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था हाथी। पहला दूसरा याद कर लें। अब ध्यान, जो लास्ट थे, जो जैन धर्म के अंतिमवें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर, वो थे कौन, वो थे आपका महावीर, और जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। जो 22वें तीर्थकर थे वो थे अरिस्टनेमी, और जो इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। जो 16वें ध्यान, जो इंपॉर्टेंट जितने भी 24 तीर्थकर हैं जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिख रहे हैं। जो 16वें थे वो थे आपका शांति थे, और जिनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। तो याद रखिएगा, प्रथम जो थे ऋषभदेव सांड का, दूसरा अजितनाथ हाथी का, जो 24वें थे महावीर सिंह का प्रतीक थे, 22वां अरिस्टनेमी जो शंख का प्रतीक थे, और ये 16 है शांति जो हिरण का, और एक और लिखिए 23वां पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ थे सर्प से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो दोस्तों आज के इतना ही, फिर हम लोग कल अगला वीडियो अपलोड करेंगे। इससे आगे जो मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे और उनके संबंधित शासक के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें।